आज है 7th क्लास और एड्रेसिंग मोड देख रहे थे हम। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि 2 तरह के होते हैं, सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो और ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल टीओसी। तो यहाँ पे अभी हम एक करके इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है? तुम्हें बस एक बात दिमाग में ये रखनी है कि जो भी बताऊँगा वो बस एक देखना ही है उसको, इतना ऐसा नहीं कि डर जाना है उससे। जब क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो एड्रेसिंग मोड में पहला आता है इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट। तो इसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शन ऑप कोड होती है, टाइप ऑफ ऑपरेशन और डेटा इन्फॉर्मेशन एक ही साथ डिनोट होती है। जैसे एसटीसी यानी सेट कैरी या सीएलसी यानी क्लियर कैरी। तो यहाँ पे ऐड भी एक एग्जांपल है जो स्टेटस स्टैक सीपीयू का है। पॉप ऑप ऐड एंड पुश होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये था हमारा इम्प्लिसिट इम्प्लाइड। और अगर हम सेकंड की बात करें तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता है। यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट्स पे बेस्ड होता है, यानी ऑप कोडेड डेटा है। मान लो 5 बिट का डेटा है तो यहाँ एड्रेस जो है वही डेटा होगा। तो डेटा क्या होगा, एड्रेस फील्ड की वैल्यू होगी। लिमिटेशन क्या है इसमें कि रेंज ऑफ कांस्टेंट आर रिस्ट्रिक्टेड बाय द साइज ऑफ एड्रेस फील्ड। ठीक है? एड्रेस फील्ड का साइज अगर रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे अनसाइंड कांस्टेंट क्या होता है 0 टू n -1 और साइन का होता है -2n-1 टू n-1 ठीक है? ये तुम समझ पा रहे होगे। अगर हम फॉर एग्जांपल -16 टू 15 ऐसे करके एग्जांपल ले तो और एक अच्छा एग्जांपल ये है कि मूव कर रहे हैं आर नॉट जो है, ये R0 जो है एक डेस्टिनेशन है डी और एस एन सोर्स है। तो ये यहाँ पे #23 का यूज़ हुआ है। मैंने बताया था हैश किस लिए यूज़ होता है पिछली क्लास में। ये देखो हमने यहाँ पे लिखा है ना कि सिंबल्स क्या क्या हैश यूज़ करोगे, आई यूज़ करो तो इमीडिएटली हैश यूज़ होता है। ये सारे हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते रहेंगे साथ साथ। तो यहाँ पे देखो सोर्स जो है कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है और यहाँ पे डेस्टिनेशन जो है R0 है। तो 23 एड्रेसिंग मोड से R0 रजिस्टर पे जा रहा है। तो ये पॉसिबल है। मगर उल्टा कर दिया जाए तो R0 को यहाँ रखा जाए और #23 को, तो डेस्टिनेशन ही हो गया। डेस्टिनेशन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड नहीं हो सकता। क्यों? देखो R0 को 23 में डाल रहे हैं तो ये तो इनवैलिड हो जाएगा ना, और इसलिए इमीडिएट एड्रेसिंग मोड नेवर यूज्ड डेस्टिनेशन एड्रेसिंग मोड। अगली बात करते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड की। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स होंगे। ऑपकोड के बाद एड्रेस में ईए इफेक्टिव एड्रेस और यहाँ रजिस्टर का नाम होगा। जैसे रजिस्टर की फाइल है तो मान लो R2 पे डेटा है तो ये एक्सेस करने के लिए इफेक्टिव एड्रेस जो है रजिस्टर का नाम होगा। एग्जांपल ये जो है वो एड्रेस फील्ड वैल्यू है, इन रजिस्टर का नाम है। तो डेटा जो है इफेक्टिव एड्रेस यानी रजिस्टर का नाम है। बार-बार बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तुम्हें समझ में आएगा कि जैसे R0 है यही है। तो देखो एक्शन क्या होगा इसमें, एक आरआर यानी रजिस्टर रेफरेंस। देखिए मेमोरी होता तो मेमोरी रेफरेंस एमआर होता। यहाँ एक रजिस्टर रेफरेंस रिक्वायर्ड है एक्सेस करने के लिए डेटा को। एग्जांपल देख लो ज़्यादा क्लियर होगा। ये कंसीडर कर रहे हैं कि 4 वर्ड का लॉन्ग इंस्ट्रक्शन है, एड्रेस है R0 R1। अब यहाँ पे देखो R0 जो है वो सोर्स 1 भी है और डेस्टिनेशन भी है और R1 जो है सोर्स 2 है। अगर तुम्हें याद हो मैंने एक्यूमुलेटर वाली बात बताई थी तो वहाँ पे वो भी ऐसी इस तरीके का ही होता है कि ऐड करके इसी में स्टोर कर दो, है ना, एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस करा, ऐड करना तो 4 वर्ड लॉन्ग इंस्ट्रक्शन है, सो 3 मोर मेमोरी रेफरेंस चाहिए होंगे। अब S1 एंड D जो है यानी सोर्स 1 डेस्टिनेशन जो रजिस्टर का एड्रेसिंग मोड है, ये भी रजिस्टर का एड्रेसिंग मोड है। R से ही पता चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इनको देखें तो इतना तो हो गया कि इंस्ट्रक्शन डिकोड हो गई। अब R0 में R1 को प्लस कर रहे हैं, ये क्या है, प्रोसेस डेटा यहाँ लिखा है ना, प्रोसेस डेटा, और फिर स्टोर कर रहे हैं R0 में, यानी R0 को रीड करने के लिए एक रजिस्टर रेफरेंस लगा, R1 को रीड करने के लिए एक रजिस्टर रेफरेंस लगा और फिर राइट करने के लिए R0 में एक रजिस्टर रेफरेंस लगा। ठीक है? तो ये राइट बैक के लिए था, ये ऑपरेंड फेच के लिए था। तो इस तरह से हमारी एग्जीक्यूशन साइकिल चलेगी। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है वो इस तरह की है। यहाँ पे IF ID OF PD WB। अब इसमें मेमोरी रेफरेंस एक लग रहा है। फेच साइकिल में इंस्ट्रक्शन फेच जो हो रहा है वो एक मेमोरी रेफरेंस ले रहा है। ठीक है? उसके बाद 3 मेमोरी रेफरेंस आते हैं डिकोड करने के लिए इंस्ट्रक्शन को। ठीक है? और ऑपरेंड फेच करने के लिए सोर्स 1 सोर्स 2 2 रजिस्टर रेफरेंस, डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक एलयू प्लस वाला जो ऑपरेशन था, और राइट बैक करने के लिए डेटा करना है तो 1 रजिस्टर रेफरेंस, क्योंकि हम रजिस्टर में तो लिख रहे हैं। तो इस तरह का जाता है। अगला रजिस्टर में हो गया। अब फोर्थ है हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, यानी एड्रेसिंग मोड में कौन सा मेमोरी एड्रेस होगा। ठीक है? फॉर एग्जांपल अभी तो हमने रजिस्टर की फाइल देखी थी, रजिस्टर वाले में डायरेक्ट में मेमोरी देख रहे हैं, जैसे 2000 पे डेटा मिल रहा है टू एक्सेस द डेटा। ठीक है? यही हमारा इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस के एड्रेस फील्ड वैल्यू मेमोरी एड्रेस, या डेटा जो होगा वो एड्रेस फील्ड जहाँ पे, क्योंकि ये तो क्या है इफेक्टिव एड्रेस है, इसकी लोकेशन पे तो डेटा मिलेगा, है ना। तो मेमोरी एड्रेस की लोकेशन पे डेटा मिलेगा। एक्शन के एक मेमोरी रेफरेंस चाहिए, जैसे वहाँ रजिस्टर रेफरेंस चाहिए था तो ऐसे द डेटा। ठीक है? अब इसके प्रोज एंड कॉन्स भी देखेंगे आगे कि रजिस्टर और मेमोरी में क्या अंतर है। ठीक है? ऐसा क्यों करते हैं। ऐड करा 2000 एड्रेस आर नॉट, है ना। यहाँ पे S2 जो रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, S1 इन डेटा। ठीक है? तो इंस्ट्रक्शन को रीड करा हमने, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डिकोड करना एक तरह से। एम मेमोरी रेफरेंस 2000 में ऐड करें, प्रोसेस डेटा कर रहे हैं R0 को और मेमोरी 2000 में डाल दे रहे हैं। तो क्या क्या ऑपरेशन हुआ, एक मेमोरी रीड हुआ। ठीक है? मेमोरी रीड करने के लिए राइट करा, मतलब ये जो है बाद में होता है सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे कि रजिस्टर रीड करेंगे, फिर मेमोरी रीड करेंगे, फिर ये क्या ऑपरेंड फेच होने के बाद राइट बैक करते हैं। ठीक है? ये हमारी एग्जीक्यूशन साइकिल। अगला देख लेते हैं। ठीक है? इन चीज़ों को ऐसे समझना कि जैसे हाँ हाँ आ रहा है समझ में, मतलब ऐसे नहीं कि याद करना है बनाने के लिए बोला जाएगा। अभी तुम्हें क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि इस तरह के पूछे जाते हैं। पॉइंटर इनडायरेक्ट बोलते हैं पॉइंटर। एनालिसिस करो, जैसे कोड है, अब प्रिंट कर रहे हो तुम ए क्या है 10 है तो आउटपुट क्या है 10 आ जाएगा। अगला क्या है, यहाँ स्टार पी क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, इसको क्या कहेंगे पॉइंटर वेरिएबल। और जब हम इसको पॉइंटर वेरिएबल को असाइन कर देंगे एड्रेस ऑफ ए, तो ये स्टार पी जो है, मतलब पी को असाइन कर देंगे एड्रेस ऑफ ए, तो स्टार पी 10 ही आउटपुट करेगा। तो ये क्या हुआ, इस तरह से हुआ कि मेमोरी ऑफ एड्रेस ऑफ पी, तो एड्रेस ऑफ पी तो 2000 था। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो कि वेरिएबल हमने ए दे दिया, इसका एड्रेस है 2000। ठीक है? और इसको गार्बेज वैल्यू मिली जी शुरू में, जी मतलब गार्बेज वैल्यू। बी को मिला 3000 जी, स्टार पी भी पॉइंटर वेरिएबल है, इसको 4000 मिला है और इसको भी जी मिला है गार्बेज वैल्यू सेल के अंदर। ठीक है? अब क्या होता है कि ए में हम असाइन कर देते हैं 10, है ना, बी में 20, तो गार्बेज की 10 आ गया, 20 आ गया, और पॉइंटर वेरिएबल में एड्रेस ऑफ क्या है 2000, तो हमने इसमें क्या असाइन कर दिया 2000, तो इफेक्टिव एड्रेस हो गया। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं 2000 पे क्या है मेमोरी एड्रेस, 2000 इज 10, तो यहाँ 10 आ गया। इतनी सी बात है। डायरेक्ट एसेस, यहाँ पे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में डायरेक्ट एसेस और इनडायरेक्ट एसेस देखो क्या क्या है कि अगर तुम्हें डायरेक्ट एसेस करना है तो आउटपुट 10 आ जाएगा ए को, तो मूव कमांड ले लेंगे R0 और 2000। तो हमने क्या करा, मेमोरी एड्रेस 2000 पे जो भी R0 पे डाल दो, तो R0 जो है 10 हो गया। ये हमारा वन मेमोरी रेफरेंस है। ठीक है? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, यानी मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी कहते हैं इसको। पी के अंदर एड्रेस ऑफ ए है और स्टार पी यानी पॉइंटर वेरिएबल हमारा क्या करेगा, इसको इस फॉर्म में देखो कैसे लिखते हैं। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में एट द रेट सिंबल का यूज होता है कि एट द रेट यानी दो लेयर की है, दो लेयर, कौन सी लेयर, एक 4000 की लेयर है, उसके बाद 2000 की लेयर है, मतलब 4000 की लेयर में 2000 है, उसके बाद वहाँ से डेटा 10 निकलता है। ठीक है? डेटा क्या निकलता है 10 निकलता है, तो इसलिए R0 10 हो गया। तो ये हमारा इनडायरेक्ट था, ये हमारा डायरेक्ट था। फिर होता है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ये इनहैंस्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इसमें दोनों में रजिस्टर है। तो मूव करना है R1 कॉमा स्टार हैश 2000, तो एट द रेट R1 और R0 लिखा, और यहाँ पे देखो ये डबल लेयर ऑफ मेमोरी आ गई, R0 में 10 स्टोर हो गया, तो एक रजिस्टर रेफरेंस किया, एक मेमोरी रेफरेंस किया। ठीक है? तो नंबर ऑफ मेमोरी एड्रेस रिड्यूस हो गए।
कंपैरेटिवली। देयरफॉर रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड फास्टर होता है। ठीक है, अगर रजिस्टर पे एक्सेस करता है तो रिड्यूस हो जाता है मेमोरी रेफरेंस, एड्रेस रिड्यूस हो जाता है और इजीली फास्टली एक्सेस हो पाता है कंपेयर टू मेमोरी इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड अभी तक हमने देखा, मेमोरी इनडायरेक्ट होता है, रजिस्टर इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है, एक बार हम इनको इन एक्शन के हार्डवेयर में किस तरह से दिखता है वो भी देख लेते हैं। तो मेमोरी इनडायरेक्ट, देखो मैं इनडायरेक्ट तो दिखा चुका हूं, तो मैं इनके कोड भी दिखा चुका हूं, बस ये बताना है कि मेमोरी इनडायरेक्ट में काम कैसा होता है, रजिस्टर इनडायरेक्ट में काम कैसा होता है। तो ये आपको एक एड्रेस है, एड्रेस ऑफ ईए मेमोरी एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस, ये मेमोरी लिखा यहाँ पे 2000 दे रखा है पॉइंटर पे, 4000 एड्रेस पे 2000 वैल्यू और 2000 जो है वो कहाँ पॉइंट करे 10 पे। तो एड्रेस ऑफ ये जो है सबसे पहले कहाँ जाएगा, 4000 पे जाएगा, तो यहाँ से एक्सेस करेगा इफेक्टिव एड्रेस को जो कि घूम के 2000 पे जाएगा और फाइनली डेटा हमारा 10 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मेमोरी इनडायरेक्ट, क्योंकि मेमोरी के अंदर है, ब्लॉक मेमोरी है। अब यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस एड्रेस फील्ड वैल्यू जाएगी मेमोरी एड्रेस की। ठीक है, और डेटा जो है वो मैंने बताया 2 लेयर होंगे मेमोरी एड्रेस के। तो पहला जो है 1 MR मेमोरी रेफरेंस और दूसरा है 1 MR टू एक्सेस द डेटा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो है एग्जांपल देख लो कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखी है, ऐड करना है, सोर्स 1 और डेटा दे रखा है और सोर्स 2 दे रखा है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रहा है, तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ये है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ये है। ठीक है, तो M 2000 पे ऐड करेंगे, M डबल लेयर ऑफ 4000 यानी 2000 जा रहा है और 2 मेमोरी रेफरेंस रीड हो रहे हैं। ठीक है, सिंपल बात, यहाँ 1 मेमोरी रेफरेंस रीड हो रहा है, यहाँ राइट कर देंगे, फिर उसके लिए भी एक मेमोरी रेफरेंस रीड हो रहा है, यानी सब में मेमोरी रेफरेंस है, ऑपरेंड फेज में भी और राइट बैक में भी। तो ये हमारा एग्जीक्यूशन साइकिल हो गई। मगर रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आपको जो एड्रेस जो है किसको दे रहा है, एड्रेस में क्या है, इफेक्टिव एड्रेस रजिस्टर का नाम है, यानी रजिस्टर की फाइल होगी, ये तो मेमोरी है, मेमोरी तो पहले भी थी, मगर इसमें रजिस्टर की फाइल में हमारा हमें एड्रेस ऑफ ईए मिलेगा, यानी इफेक्टिव एड्रेस का भी एड्रेस मिलेगा, यानी वही डबल लेयर मगर इस बार रजिस्टर से। तो R1 में 2000 है, इफेक्टिव एड्रेस एक्सेस करेगा ईए को, तो यहाँ पे जाके 2000 पे चेक करा कि मेमोरी में कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे तो 10 है तो एक्सेस करेगा डेटा को। तो यहाँ समझ में आया कि एड्रेस ऑफ फील्ड वैल्यू में रजिस्टर का नाम होगा और डेटा जो होगा वो एड्रेस ऑफ इफेक्टिव एड्रेस बताएगा। तो एक्शन होगी एक रजिस्टर रेफरेंस टू गेट द ईए, है ना, यहाँ से हमने ईए को पता लगाना है एक्सेस करने के लिए, और एक मेमोरी रेफरेंस टू एक्सेस द डेटा। ठीक है, यहाँ देखो कि ऐड करना है R0 @ R1। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रीड यहाँ प्लस है, यहाँ S1 एंड D यानी सोर्स 1 और डेस्टिनेशन सोर्स 2, ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, देखते ही पता चल रहा है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। और यहाँ पे अगर देखें तो एक प्रोसेस डेटा है R0 में मेमोरी ऑफ डबल लेयर R1, तो यहाँ पे एक रजिस्टर रेफरेंस एक मेमोरी रेफरेंस है। ठीक है, रजिस्टर रेफरेंस ये रहा, मेमोरी रेफरेंस ये रहा। ठीक है, R1 और ये दोनों रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस। उसके बाद R1 से एक रजिस्टर R0 से रीड करेगा, इसको रीड करना है, तो फाइनली हमें राइट बैक होकर मिलेगा रजिस्टर रेफरेंस R0। ठीक है, R0 में राइट बैक करना है, यानी यहाँ से डेटा रीड करके R0 में राइट बैक करना है। अब देख लेते हैं 6 जो है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। तो ये इंप्लीमेंट करता है एरे इन हार्डवेयर, इंडेक्स बनाना यानी एरे का काम होता है। तो ये कुछ इस तरह का है कि बेस एड्रेस 2000 है, उसके बाद 2000 पे A0 है, एरे का 1 है 2001 पे, 2004 पे हमारा इफेक्टिव एड्रेस है, एरे का 4 यहाँ पे डेटा स्टोर है। और ऐसे करते करते 9 के बाद 10 आते तो A कहलाता है, और 2000 से पहले क्या आएगा 1 ट्रिपल F, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें भी यूज हो रही हैं हेक्साडेसिमल वैल्यूज। तो पहला जो है जैसे कि A10 है, तो पहला है रैंडम एड्रेस एलिमेंट एरे एलिमेंट एड्रेसिंग। ठीक है, रैंडम एरे एलिमेंट एड्रेसिंग एसएसिंग, तो ये इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ बेस एड्रेस और इंडेक्स वैल्यू है कांस्टेंट है, बेस एड्रेस तो कांस्टेंट रहेगा जैसे ये है कांस्टेंट। उसके बाद इंडेक्स वैल्यू चेंज होती रहती है, स्टोर इन द इंडेक्स रजिस्टर RI। ठीक है, अज्यूम RI इंडेक्स रजिस्टर, अभी समझ में आएगा क्या कह रहा हूँ। एग्जांपल देखो A4 को एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, मूव करेंगे R0 2000 पे R1। ठीक है, यानी 4 के लिए हमने क्या करा R0 और 2000 पे R1 R1, तो यहाँ पे क्या करा, मेमोरी एड्रेस ऑफ 2000 तो 20 हो गया, उसमें R1 ऐड कर दिया, 4 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे 2004 पे क्या A4 है, तो A4 एक्सेस हो गया ना। तो इस तरह का हम कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड आता है हमारा लीनियर एरे एलिमेंट एसेसिंग। ठीक है, यहाँ पे इंप्लीमेंट करता है ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। ऑटो इंक्रीमेंट तो तुम समझ आ गया होगा कि पोस्ट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट वगैरह की बात हो रही है। तो यही वही चीज़ है, बेस एड्रेस में स्टार्टिंग एंडिंग एड्रेस ऑफ एरे होता है, स्टोर्ड इन द रजिस्टर RB। यहाँ पे बेस है तो RB बेस रजिस्टर, अज्यूमिंग RB इज द बेस रजिस्टर। तो यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट दिख रहा है, पोस्ट इंक्रीमेंट दिख रहा है, वैसे प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट होता है। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि मूव R1 कोमा, मैंने बताया कि अब क्या कर रहे हैं, ये 1 ट्रिपल F जो है ये 2000 से पहले का है, तो मूव कर रहे हैं R0 प्लस, यानी पहले क्या करेंगे इंक्रीमेंट करेंगे। तो वही चीज़ हुआ कि R1 में हमने स्टेप साइज को इंक्रीमेंट कर दिया, स्टेप साइज फिलहाल 1 का है, क्योंकि यहाँ देखोगे तो यहाँ एक के बाद एक पड़ रहा है, 9 के बाद ये आ रहा है, 8 के बाद 9 आ रहा है। तो यहाँ पे ए R0 में हम क्या कर रहे हैं, A0 को डाल रहे हैं, है ना। तो हमने पहले क्या करा, स्टेप साइज इंक्रीज करा, क्योंकि 1 ट्रिपल F से हमने बनाया उसको 2000, जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे और 2000 पे क्या है A0 रेफर हो रहा है। पोस्ट इंक्रीमेंट में देखो यहाँ पे 2000 है और यहाँ R1 जो है प्लस पीछे है, पीछे प्लस है यानी बाद में एडिशन करना है, मगर पहले तो हमें R1 को असाइन कर देना है। तो देखो यहाँ पे R0 में क्या वैल्यू, R0 या R0 में क्या वैल्यू चलेगी, 2000 था, तो 2000 हमने डाल दिया, यानी A0 एरे ऑफ 0 चला गया, मगर R1 को बाद में हमने इंक्रीमेंट करा, पोस्ट करा, पोस्ट यानी बाद में, प्री यानी पहले, तो यहाँ पे 2001 आ गया। ठीक है, प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में भी सेम चीज़ है। यहाँ पे देखो जैसे 2000 था, पहले डिक्रीमेंट कर दिया तो कितना 2009 बचा, है ना, फिर 9 की वैल्यू साइन होगी। पोस्ट डिक्रीमेंट करा पहले कि 2009 की वैल्यू साइन कर दी, उसके बाद डिक्रीमेंट करके 2008 करा। ठीक है, नोट देख लो, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड जो है यूज होता है टू एक्सेस द रैंडम एरेज एलिमेंट फ्रॉम द मेमोरी। ठीक है, रैंडम एरेज को, तो बेस एड्रेस के स्टार्टिंग एड्रेस होता है एरे, और ये क्या पोजीशन ऑफ एन एरे एलिमेंट, ये स्टार्टिंग एड्रेस को बता दिया, ये कांस्टेंट होता है, वेरी करता है, प्रेजेंट इन द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, और ये प्रेजेंट इन द इंडेक्स रजिस्टर यानी RI पे। ठीक है, तो इफेक्टिव एड्रेस हो गया फाइनली एड्रेस फील्ड वैल्यू प्लस RI हो गया, यानी इंडेक्स रजिस्टर, और डेटा हमारा इफेक्टिव एड्रेस जो है एड्रेस फील्ड वैल्यू में RI को ऐड करेंगे। ठीक है, और ये सारी चीजें अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू भी बताऊंगा, तो ऐसा नहीं है कि इतना सब बोला भूल भी गया, ऐसा नहीं होगा, अभी समझ में आएगा ज़्यादा क्लियर। तो एक्शंस क्या क्या है, पहला एक्शन है एक रजिस्टर रेफरेंस, देखो टू गेट द इंडेक्स, फिर एक एलियो ऑपरेशन है ना, टू कैलकुलेट द ईए, उसके बाद एक MR टू एक्सेस द डेटा, फाइनल डेटा को एक्सेस भी करना है। थोड़ा अगर हार्डवेयर के रूप में समझें तो एड्रेस यहाँ पे कांस्टेंट बेस एड्रेस और इंडेक्स रजिस्टर नेम RI, तो यहाँ पे तो इंडेक्स मिल जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे इफेक्टिव एड्रेस ढूंढने के लिए, और वहाँ पे हमें फाइनली डेटा मिलेगा टू एक्सेस द डेटा। एग्जांपल अगर देखें तो यहाँ पे 2000 R1 है और R0 है, तो सोर्स में दे रखा है, डेस्टिनेशन में दे रखा है, तो यहाँ इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का यूज हो रहा है, रजिस्टर में फाइनली स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे 2000 देने का मतलब क्या है, 2000 में R1 को ऐड करो। ठीक है, RI इज द इंडेक्स रजिस्टर। ठीक है, RI जो है इंडेक्स रजिस्टर है, R1 जो इंडेक्स रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन डिकोड हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, मेमोरी देख रहे 2000 में ऐड करें R1 को, उसको स्टोर कर देने R0 में। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे 1 रजिस्टर रेफरेंस, 1 ALU ऑपरेशन, 1 मेमोरी रेफरेंस, तो फाइनली रीड हुआ, ऑपरेंड फेच हुआ, आगे जाके राइट बैक करने के लिए एक रजिस्टर में तो राइट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर होता है, आगे बढ़ते हैं, एक नोट देख लो कि 8086 में BX रजिस्टर बेस रजिस्टर RB और SIDI रजिस्टर इंडेक्स रजिस्टर।
RC। तो BX यूज बेस रजिस्टर, मतलब बेस रजिस्टर को यूज़ करने के लिए BX का यूज़ होता है, और SI यानी इंडेक्स रजिस्टर के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 4 होता, मतलब बेस जो हमारा इतना है और इंस्ट्रक्शन 2 कह रही है मूव करना है SI #4, तो मूव हो रहा है AX BX SI। ये तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मेमोरी ऑफ BX प्लस SI। BX कितना था 2000, SI 4 है, तो 2004 पे क्या मिलेगा आपको, A4 मिलेगा। अगर हमने पीछे जो वो दिखाया था तुम्हें मेमोरी में क्या क्या स्टोर है, तो A4 मिल गया AX के अंदर। ठीक है, फिर आता है इंडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। एड्रेस ऑफ एन इफेक्टिव एड्रेस इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द बेस एड्रेस। ठीक है, एड्रेस ऑफ इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेटेड बाय एडिंग द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द बेस एड्रेस, है ना। डेटा जो है हमारा ई है, अगेन इसमें सेम चीज़ है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक रजिस्टर रेफरेंस टू गेट द इंडेक्स, ये इंडेक्स मिल गया, और एक एलयू ऑपरेशन टू कैलकुलेट ई। ठीक है, एक मेमोरी रेफरेंस टू गेट ये, उसके बाद एक मेमोरी रेफरेंस टू गेट डेटा। डेटा ये मिलना है, यानी एड्रेस ऑफ इफेक्टिव एड्रेस अभी तक मिला है, उसके बाद हमें डेटा तक पहुंचना है। मैंने इसको यहीं कर दिया कि तुम्हें ज़्यादा क्लियर दिखे। तो इंस्ट्रक्शन जो है वो इस तरह की दिख रही है, ऑपकोड एड्रेस, एड्रेस में कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पे इंडेक्स रजिस्टर नेम है विद इनडायरेक्ट सिंबल। ठीक है, दिख रहा होगा देखो। और बेस एड्रेस से आ रही इंडेक्स से एक रजिस्टर रेफरेंस यहाँ ले लिया, इन दोनों को ऐड करा तो एक एलयू यहाँ ले लिया, एड्रेस ऑफ ई मिला तो एक मेमोरी रेफरेंस यहाँ ले लिया। तो यहाँ से ई मिला मेमोरी में, तो एक्सेस करने के लिए डेटा को एक मेमोरी रेफरेंस यहाँ ले लिया, फाइनली हमें डेटा एक्सेस हो जाता है। तो ये पूरा चक्कर है इनडायरेक्ट इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में। तो एक चीज़ समझ में आती है कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इन टर्म्स ऑफ स्पीड जो है उस तरह का है कि इंडेक्स इनडायरेक्ट, उसके बाद मेमोरी इनडायरेक्ट, उसके बाद रजिस्टर इनडायरेक्ट, ये यूज में ही नहीं है। ठीक है, तो हम जनरली प्रेफर करते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट, स्पीड की बात आती है। 7th हमारा आता है ऑटो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये ऑटो इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड है ना। और यहाँ पे इसके बाद हमारा खत्म हो जाता है ट्रांसफर कंट्रोल फ्लो आ जाता है। एड्रेसिंग मोड का जो दूसरा टाइप वो आएगा, तो पहले देख लेते हैं इसको। कह रहे हैं कि लीनियर एरे डेटा फ्रॉम द मेमोरी बेस एड्रेस स्टार्टिंग एंडिंग एड्रेस ऑफ द एरे प्रेजेंट इन द बेस रजिस्टर RB। तो इफेक्टिव एड्रेस जो होगा RB प्लस माइनस स्टेप साइज, तो वो डिपेंड करेगा क्या ऑटो क्या हो रहा है। तो डेटा ये RB लिखा पहला दूसरा तीसरा, स्टेप साइज तो एक रजिस्टर रेफरेंस, एक ALU, एक मेमोरी रेफरेंस। ठीक है, इसमें भी कुछ इस तरह की साइकिल चलेगी कि इंस्ट्रक्शन डिजाइन जो है प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का देखेंगे, प्री अगर होगा तो अब ये चीज़ मैंने तुम्हें बताया कि प्री और पोस्ट में क्या अंतर है। तो नंबर 1 ऑपरेशन क्या होता है कि पहले उसमें स्टेप साइज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना। तो बेस रजिस्टर नाम है RB, बेस एड्रेस है ये, इसमें प्लस माइनस की वजह से स्टेप साइज जो भी कांस्टेंट है उससे इफेक्टिव एड्रेस निकाल देना। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 ठीक इफेक्टिव एड्रेस के लिए। तो यहाँ फाइनली डेटा एक्सेस होगा। मतलब वहीं पोस्ट की बात करें, ये देखो ये लिखा है ना, पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन डिजाइन। तो आपको एड्रेस यहाँ बेस रजिस्टर नेम है, प्लस माइनस है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहला काम क्या हुआ, इफेक्टिव एड्रेस हमने देख लिया पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या हुआ, प्लस माइनस करना स्टेप साइज से। तो फाइनली वैल्यू प्लस माइनस करके फिर से बेस एड्रेस में डल जाएगी। तो ऑटो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड जो है दो तरह के हुए, पहला ऑटो इंक्रीमेंट, दूसरा ऑटो डिक्रीमेंट। अब ऑटो इंक्रीमेंट भी दो तरह के हुए, प्री ऑटो इंक्रीमेंट और पोस्ट ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्री में पहले आ जाता है प्लस और पोस्ट में बाद में आता है। यहाँ पे सेम माइनस के केस में वेयर आर इज द बेस रजिस्टर। ठीक है, RB होना चाहिए, या R1, यहाँ R1 लिखा है तो R1 होगा। अब आता है ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्लो एड्रेसिंग मोड। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, आइडिया मिल रहा होगा कि हमने टेबल जो दिखाई थी शुरू में, जो वीडियो शुरू में दिखाई थी ना टेबल, वही टेबल में सेकंड पार्ट आता है ट्रांसफर TOC, थ्योरी कंप्यूटेशन, ये ट्रांसफर ऑफ फ्लो है। तो फोकस ऑन इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पे फोकस होता है। तो ये जो है एक्चुअल एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है। तो एक्चुअल एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है, कोड देखो जैसे 1000 पे I1 मिल रहा है, 1001 पे I2, और यहाँ पे 1002 पे I3 मिल रहा है, कह रहे गो टू L1। L1 जो है यहाँ पे है, तो गो टू बता रहा है कि अब सीधा जाओ L1 पे। L1 ये रहा BI1 BI2, और ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल है। ये पर्टिकुलर चीज ट्रांसफर कंट्रोल है, जैसे जंप ब्रांच के जनरल जंप यूज करते हैं 8085 में। तो यहाँ पे BI1 क्या है, ये अलग से दिखाने के लिए इंस्ट्रक्शन चेंज हो गई है। ठीक है, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, 1 2 3 तो जाएगा, उसके बाद BI1 BI2 जाएगा। ठीक है, ऐसे तो इंस्ट्रक्शन क्या होगा, ट्रांसफर कंट्रोल, कंट्रोल फ्लो का ही ट्रांसफर हो गया, तो वही बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन सीक्वेंस देखेंगे तो -T 1000 गया, PC जो है काउंटर 1000 पे था, मेमोरी I1 CPU पे गया, PC काउंटर 1 बढ़ गया, सेम काउंटर 1 बढ़ गया, फिर सेम काउंटर 1 बढ़ गया। मगर यहाँ 1003 पे क्या हुआ, गो टू L1 स्टेटमेंट थी, तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए अनकंडीशनल जंप हो गई। तो नीड ऑफ टारगेट एड्रेस, तो एड्रेस मोड्स आर यूज, ये एसएस मोड्स जो भी है EA TABA 1000 है। तो प्रोग्राम काउंटर जो जाएगा, मतलब इसको क्या बोला था मैं इसको, एड्रेसिंग मोड ना, एक तो इसमें ऐसे छोटे छोटे टर्म्स हैं। हाँ, एड्रेसिंग मोड्स। ठीक है, अगर मैं एसएस वगैरह कुछ बोल रहा हूँ, ध्यान रखने की बात है, एड्रेसिंग मोड है। तो एड्रेसिंग मोड यूज होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, या तो टारगेट एड्रेस बोलो, इफेक्टिव एड्रेस बोलो, ब्रांच एड्रेस बोलो। हम बार बार इफेक्टिव एड्रेस बोलते हुए आए हैं, तो वही बोलना चालू रखेंगे। 2000 पे प्रोग्राम काउंटर जो है ये हट के 2000 आ गया। ठीक है, L1 जो था 2000 पे था, तो BI1 प्रोग्राम काउंटर 2001 पे प्रोग्राम काउंटर 2002, यानी जंप हो गया। देयरफॉर एग्जीक्यूशन जो जाएगी ये इस फॉर्म में जाएगी, बता चुका हूँ। ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो है जंप। तो एड्रेस मोड्स आर कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस, दो तरह के होते हैं, बताया था जब टेब उसमें दिखाया था ब्रांचिंग में। तो PC रिलेटिव, बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, तो इन दोनों को देखेंगे। मगर उससे पहले कुछ चीज़ जानने की जरूरत है जो कि तुम्हें हेल्प भी करेगी कि फटाफट समझ में आ जाए PC रिलेटिव वगैरह क्या होता है। तो वही है, इनको समझाने के लिए पहले ये देख लो। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द अबव टू लुक एट 8086 में माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी डिजाइन में 1 MB तो रैम होती है और 16 लॉजिक सेगमेंट होते हैं, तो यानी 64 KB है। ठीक है, यहाँ देखो, तो ऑर्गेनाइजेशन से पहले और बाद में क्या है, बिफोर ऑर्गेनाइजेशन 1 MB रैम, यहाँ पे अगर हम लॉग बेस करेंगे तो 20 बिट आएगा। तो 20 बिट यानी 000 ऐसे करके ट्रिपल F 4 F तक फिजिकल एड्रेस, और इसके अंदर बिट चल रहे हैं। ठीक है, बिट बाय बिट चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसको देखें आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन, तो 1 MB 16 इंटू 64 KB में स्प्लिट हुआ, तो 16 हो गया 2/4, 64 2/6 K यानी 2/10, टोटल 2/20 हो गया। तो यानी 0 से लेकर F तक अगर हम देखें तो यहाँ पे हर पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर 4 0 से 4 F तक 64 KB के ब्लॉक्स हैं। ठीक है, आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये पर्टिकुलर सेगमेंट जो है वो PC रिलेटिव एड्रेसिंग मोड को बताता है। ये बताने का कारण क्या था, ये देखो कि अगर इंस्ट्रक्शन I1 हमारी चल रही है और I2 को कॉल हो जाता है, तो ये क्या है, यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर था, अदर सेगमेंट आएंगे बीच में कॉमन, और यहाँ से यहाँ जंप हो जाना, यानी इंट्रा सेगमेंट TOC, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। इंट्रा सेगमेंट, इंट्रा वर्ड का यूज होता है तो एक पर्टिकुलर सेम जगह पे। ठीक है, तो क्या है, बीच में रिलेटिव वैल्यू या फिर डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो I1 जो है जंप
ऑप कोड है, L1 जो है यूजर डिफाइंड नेम है, इससे L1 होता तो नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसको साइन कांस्टेंट कहते हैं एड्रेस फील्ड में, ठीक है। बेस रजिस्टर अभी तुम्हें पीछे रिलेटिव समझना है कि यहाँ पे इंटर सेगमेंट ट्रांसफर कंट्रोल होता है, और बेस रजिस्टर में क्या होता है, इंटर सेगमेंट नाम से पता चल रहा है, तो ये जीरो सेगमेंट था, ये जीरो सेगमेंट है और ये 8 सेगमेंट है, तो यहाँ देखो I1 से I2 जंप करा तो इंटर सेगमेंट TOC हो गया, प्रोग्राम काउंटर यहाँ था, L1 यहाँ पे है, तो बेस रजिस्टर RB यहाँ पे रिलेटिव वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट, तो I1 ने क्या करा, कॉल करा L1 को, ठीक है। तो हमें छोटी सी बात समझ में आती है, पीसी रिलेटिव में इफेक्टिव एड्रेस जो होता है वो पीसी प्लस एड्रेस फील्ड वैल्यू होता है ना। इसमें पीसी जो है वो करंट लोकेशन है, प्रोग्राम काउंटर कहाँ पे है, और एड्रेस फील्ड वैल्यू जो है कांस्टेंट है, रिलेटिव वैल्यू है, तो ये जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस बताता है। फाइनली पीसी जो होता है पीसी प्लस एड्रेस फील्ड वैल्यू जाता है, मतलब बेस एड्रेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में R0 यानी बेस एड्रेस ऑफ अ टारगेट सेगमेंट, उस पर्टिकुलर का बेस एड्रेस आता है, और एड्रेस फील्ड वैल्यू आती है रिलेटिव वैल्यू। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होती है वो प्रोग्राम काउंटर में RB प्लस एड्रेस फील्ड वैल्यू होती है। अभी तक हमने जितना भी थ्योरी देखा ना, क्वेश्चन तुम देखोगे बोलोगे कि ये चीज़ें तो क्वेश्चन के थ्रू तो बड़ी आसान हो जाती है ना, मगर इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर इंटरव्यू में पूछ लेते तो फिर समझाना पड़ता है पेन पेपर पे लेके, इस वजह से। 32 बिट का एक क्वेश्चन देख लो, ऐसे करके अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। 32 बिट का जंप इंस्ट्रक्शन है, प्लेस्ड इन मेमोरी विद स्टार्टिंग एड्रेस 400 और डेसिमल में ऑनवर्ड्स A -6 साइंड कांस्टेंट इज प्रेजेंट इन द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो क्या इफेक्टिव एड्रेस होगा जब इंस्ट्रक्शन इज डिजाइंड विद एक पीसी रिलेटिव और एक बेस रजिस्टर एड्रेसिंग। तो अभी जो हमने करंटली पढ़ा है इन दोनों को ही देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अभी भूले भी नहीं, अज्यूम बेस रजिस्टर कंटेन 600। तो पहले तो पीसी रिलेटिव देखते हैं, तो उसमें बेस रजिस्टर तो इसकी जरूरत नहीं है 600 की, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इंट्रा सेगमेंट TOC है ना। कीवर्ड को हमेशा याद रखना, हम समझा नहीं पाएंगे तो टीचर को बोल नहीं पाए। तो इंस्ट्रक्शन साइज जो है 32 बिट का 4 बाइट, क्वेश्चन कह रहा है ये रहा 4 बाइट का डिफॉल्ट बाइट एड्रेसेबल। अच्छा मेमोरी यहाँ पे दिखानी है, तो मेमोरी में डिफॉल्ट मानते बाइट एड्रेसेबल, सेल साइज 8 हो रहा है, यानी इंस्ट्रक्शन टेक कितना ले रही है, 4 सेल ऑफ स्टोरेज है ना, 4 बाइट है, तो हम सेल साइज डिफॉल्ट बाइट एड्रेसेबल मानते हैं, तो 1 बाइट का मानते हैं, तो यहाँ पे हर एक जो है 4 4 ले रही है। यहाँ देखो मेमोरी में अगर देखा जाए तो 400 से शुरू है, क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टार्टिंग विद एड्रेस है ना, ये दिख रहा होगा तुम्हें यहाँ पे, ये रहा 400, तो 400 से शुरू है, 400 401 402 ऐसे करके जा रहा है। तो अभी फिलहाल I1 इंस्ट्रक्शन चल रही है, फिर 404 पे I2 चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेमोरी दे रखा है, अब सीपीयू में देखो I1 गया, IRPC जो है 404 हो गया। अच्छा, मैं ही ध्यान देना भूल गया, तो इंस्ट्रक्शन 4 सेल लेगी है ना स्टोरेज के लिए, क्योंकि यहाँ पे 4 बाइट आया हमारा इंस्ट्रक्शन साइज, मगर मेमोरी साइज हमारा 1 बाइट है, तो 1 2 3 4, तो इसलिए बात है कि अगर तुम जंप करवाना इंस्ट्रक्शन 2 पे जाना चाहते हो तो 404 पहुंचना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन 1 जो इतना लेगी, ठीक है, 4 सेल ले रही है। तो यहाँ पे सीपीयू में I1 है, अब ऑप कोड एड्रेस है, एड्रेस इतना -6 का जंप कर रहा है -6 पे, तो ये पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में अगर देखें, और ये है रिलेटिव वैल्यू, तो ई इज इक्वल टू पीसी प्लस एड्रेस फील्ड वैल्यू। अब पीसी कितना है, प्रोग्राम काउंटर हमारा कितना हो जाएगा 404, क्योंकि हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाता है ना, 404 प्लस -6, ठीक है, रिलेटिव वैल्यू, इनसे आया आंसर 398। तो पीसी जो है 404 से हट के 398 आ जाएगी। ये था हमारा पीसी रिलेटिव जिसमें इंट्रा सेगमेंट ट्रांसफर कंट्रोल हुआ। तो फाइनली हमारा एग्जीक्यूशन, हमारी इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है उस तरह से है, ठीक है। अब बी पार्ट देखो, यहाँ पे हमें 600 अलग से दे रखा है, वो क्या है, बेस रजिस्टर है, तो मेमोरी में सेम चीज़ रहेगी। यहाँ पे ऑपकोड में अगर जंप में देखोगे तो जंप क्या कह रहा है, बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, यहाँ पे पीसी रिलेटिव कह रहा था, तो रिलेटिव वैल्यू तो -6 होगी, मगर बेस के लिए क्या है, ये इज इक्वल टू RB प्लस रिलेटिव वैल्यू। RB हमारा 600 है, क्वेश्चन में देखा है कि बेस रजिस्टर कंटेन 600 प्लस रिलेटिव वैल्यू -6, तो 594, तो पीसी जो जाएगा वो हट के 594 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पे बेस रजिस्टर का माना जाएगा। इस तरह से हमारे अंतर होता है बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड और पीसी रिलेटिव में। अब तुम सोच रहे हो कि हमने ठीक है ये पीसी रिलेटिव और बेस रजिस्टर तो देख लिया, मतलब बाकियों का क्या, तो सब कुछ ले लिया एक साथ, ठीक है। तो कंसीडर करना है 16 बिट सीपीयू सपोर्ट 1 वर्ड लॉन्ग इंस्ट्रक्शन कंटेन 8 बिट ऑपकोड एड्रेस फील्ड, मेमोरी में प्लेस्ड एड्रेस विद स्टार्टिंग एड्रेस दे रहा है इतना, और सीपीयू कंटेन 24 रजिस्टर R0 से R23 तक, जिसमें R22 और 23 जो है डेस्टिनेटेड एज बेस्ड और इंडेक्स रजिस्टर रिस्पेक्टिवली, तो 440 कंटेन करते हैं वो, और रजिस्टर R0 कंटेन 200, एड्रेस फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन 100, और मेमोरी कंटेंट ऑफ 100 इज 300। सारी चीजें जो यहाँ लिख दी मैंने, कि देखो वर्ड साइज हमें 16 बिट दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है 16 बिट का सीपीयू है, तो वर्ड साइज 16 बिट, इंस्ट्रक्शन साइज 1 वर्ड, तो 16 बिट हो गया 2 बिट, ठीक है। 16 बिट हो गया 2 बाइट, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हो गया ऑपकोड और एड्रेस का। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कंटेन 6 बिट, यहाँ कह रहे हैं कंटेन 8 बिट ऑपकोड, तो यानी ऑपकोड के बाद बचे 8 बिट और, तो यानी एड्रेस हमारा 8 बिट का हो गया। मेमोरी देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो है वो बाइट एड्रेसेबल है। स्टोरेज में बोल रखा है कि 500 501 502 502 पे जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि देखो ऑपकोड यहाँ गया, एड्रेस यहाँ गया, और पीसी में क्योंकि एक ब्लॉक ही ले रहा है ना, एक बाइट का यानी 8 बिट का एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा नेक्स्ट, तो 502 पे अभी हमारा पीसी है, प्रोग्राम काउंटर 502 पे मेमोरी में। और रजिस्टर की बात करें तो R0 से लेकर R23 तक है, और 200 स्टोर हो रहा है R0 पे, बाकी 440 रजिस्टर 5, और एड्रेस फील्ड वैल्यू बोल रहे हैं 10 है, सॉरी 100 है, मेमोरी एड्रेस 100 जो है 300 है। इतनी जानकारी दे रखी थी। अब हम आते हैं करके सारी एड्रेसिंग मोड। तो पहले मेमोरी एड्रेस इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, यहाँ पे ऑपकोड एड्रेस दे रखा है, यहाँ पे एड्रेस में आ जाएगा डेटा क्या है, एड्रेस फील्ड वैल्यू, तो इफेक्टिव एड्रेस 501 हो गया, क्योंकि एड्रेस फील्ड वैल्यू क्या है यहाँ पे 501 ना, तो वही चीज़ यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस हो गया। ये तो आसान। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या है, ऑपकोड एड्रेस में क्या है, इफेक्टिव एड्रेस रजिस्टर का नाम, तो R0 R23, यहाँ पे हमने क्या करा, रजिस्टर को लिख दिया, इफेक्टिव एड्रेस हमारा क्या है, रजिस्टर का नाम यानी R0, ये हमारा इफेक्टिव एड्रेस है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में ऑपकोड एड्रेस में इफेक्टिव एड्रेस मेमोरी एड्रेस होता है, और मेमोरी एड्रेस में क्या वैल्यू है 100, ठीक है। ये देखो एड्रेस फील्ड वैल्यू जो है 100 है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के लिए। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के लिए मेमोरी इनडायरेक्ट यानी ऑपकोड में एड्रेस ऑफ एड्रेस इफेक्टिव एड्रेस यानी एड्रेस ऑफ इफेक्टिव एड्रेस, यानी 100 पे क्या 100 जो है वो एड्रेस ऑफ इफेक्टिव एड्रेस, तो 100 पे 300 स्टोर है, तो इसलिए इफेक्टिव एड्रेस 300 हो गया। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन ऑपकोड एड्रेस ऑफ इफेक्टिव एड्रेस, यहाँ एड्रेस ऑफ इफेक्टिव एड्रेस R0 पे क्या है 200, तो ये जो हो गया 200 हो गया, ठीक है। रजिस्टर इनडायरेक्ट बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड विदाउट बेस रजिस्टर, तो बेस रजिस्टर नहीं है इसमें, क्या एड्रेस में कांस्टेंट और RI आ जाएगा, कांस्टेंट तो हमारा 100 है, R23 है, तो 140 आ जाएगा ये। और यहाँ विद बेस रजिस्टर देखा जाए तो यहाँ पे RB आ जाएगा, क्योंकि बेस रजिस्टर है और वो 22 पे है, तो 400 में 40 जोड़ेंगे 440 इफेक्टिव एड्रेस आ जाएगा। अगला थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, अगला वैसे था प्री ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो बस पार्ट ऊपर नीचे करा है। तो इसमें क्या है कि प्री बोलने का मतलब पहले ऐड होगा,
स्टेप साइज ऐड होगा, स्टेप साइज 2 का है, ये चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन साइज जो है वो 2 बिट का है, क्वेश्चन में दे रखा है 16 बाइट यानी 16 बिट यानी 2 बाइट, तो यहाँ इंस्ट्रक्शन साइज 2 बाइट का, तो फिर स्टेप साइज 2 हो जाएगा और इसको पहले ऐड करेंगे तो 402 इफेक्टिव एड्रेस आएगा। सेम गोज़ टू यहाँ पे ऊपर पोस्ट पोस्ट डिक्रीमेंट था, पोस्ट ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड, तो यहाँ पे बाद में सबट्रैक्ट होगा, पहले R22 यानी रजिस्टर बेस रजिस्टर जो है वो 400 का है, यही इफेक्टिव एड्रेस डेटा को एक्सेस करवाएगा, तो इफेक्टिव एड्रेस हमारा 400 हो गया। हमके बाद में क्या आ रहा है, सेकंड स्टेप में क्या आ रहा है, सबट्रैक्ट हो रहा है, तो 398 अब फाइनली इसमें R22 में स्टोर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंट है तो फर्क नहीं पड़ रहा। प्री ऑटो ये हम देख चुके हैं, अगला पीछे रिलेटिव और बेस, ये भी हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, तो जल्दी आसानी से समझ में आएगा। एड्रेस जो है हमारा 100 है, एड्रेस हमारा 100 है क्योंकि रिलेटिव वैल्यू है। अब पीसी में रिलेटिव वैल्यू ऐड करेंगे, पीसी कितना है, प्रोग्राम काउंटर 502 का है, मैंने अभी बताया था कि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 502 पे आ रही है, ठीक है, 502 में 100 जोड़ेंगे 602 हो जाएगा अगर हम पीसी रिलेटिव की बात करें, मगर ये तो था इंट्रा सेगमेंट। और यहाँ इंटर सेगमेंट टीओसी ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल देखें तो बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में रिलेटिव वैल्यू जो है आरबी, यहाँ पे आरबी प्लस आरबी होगा, यानी रजिस्टर बेस कितना है 400 है, उसमें 100 जोड़ा तो 500 आंसर है। तो होप तुम्हें इस तरह से सारे के सारे एड्रेसिंग मोड के क्वेश्चन करने आ पाएंगे और ऐसे क्वेश्चन सिमिलर प्रैक्टिस करने। उसके बाद इंस्ट्रक्शन सेट आ जाता है, अभी हम इंटरप्ट भी देख लेंगे, इसी में थोड़ा लंबा हो जाएगा मगर तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। इंस्ट्रक्शन सेट में टाइप ऑफ ऑपरेशन, टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, पहला डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, लोड स्टोर मूव पुश पॉप इन आउट एक्सेट्रा, ये डेटा ट्रांसफर है, ठीक है, जो मुझे ऐसा लगे कि बताने लायक है, जैसे देखो डेटा मैनिपुलेशन, इसमें क्या है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है, यानी पीसी वैल्यू चेंज हो रही है, मगर मैनिपुलेट करने में डेटा सच में मैनिपुलेट होगा, जैसे एड्स अप मल इन यानी मल्टीप्लाई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्सेट्रा। लॉजिक इंस्ट्रक्शन में आता है एंड और जोर सीएमपी कंपेयर एक्सेट्रा, और थर्ड है शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन। तो फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, अगर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आईएनसी और डीसी को देखें तो यहाँ पे एक चीज़ बताने लायक है कि आर नॉट में क्या होता है, आर नॉट प्लस 1 होता है, अगर आर नॉट में सारी वैल्यूज 1 है तो क्या होगा, एक इंक्रीमेंट करना यानी हमें फाइनली उसके प्रीवियस पोजीशन पहुंच जाना यानी 0 0 एच पे, ठीक है, इवन तो यहाँ कैरी है मगर 8 जो है वो स्टोर होता है, तो वही डिक्रीमेंट की बात करें तो एक हटाना यानी अगर सारी जीरो है तो 1 हटाना यानी हम लास्ट पे पहुंच गए 255 पे, ठीक है। और सीएमपी कंपेयर करता है, कंपेयर करने का भी यहाँ पे लिख रखा है कि R0 और R1 को कंपेयर करेगा, S1 और S2 को, इन दोनों को कंपेयर करना है, टेकिंग स्टेटस ऑफ जीरो एंड कैरी फ्लैग वी कैन कंपेयर, तो इन दोनों को कंपेयर करना, अगर जीरो फ्लैग आता है, अगर जीरो फ्लैग सेट हो गया इन दोनों को कंपेयर करने की वजह से, तो दोनों क्या थे, इक्वल थे, दोनों ऑपरेंड इक्वल थे। अगर कैरी फ्लैग सेट हुआ तो सेकंड ऑपरेंड ग्रेटर देन फर्स्ट ऑपरेंड, क्योंकि बोरो की वजह से सेकंड ऑपरेंड जो है वो बढ़ा जाएगा, और कैरी फ्लैग रीसेट हुआ तो यानी यहाँ पे सेकंड ऑपरेंड कौन सा है, R1 है, और R0 जो है फर्स्ट ऑपरेंड है ना, तो इसका मतलब सेकंड ऑपरेंड छोटा निकला फर्स्ट ऑपरेंड से अगर कैरी रीसेट हुआ। तो ये स्टेटस लेते हैं, जीरो जीरो कैरी का स्टेटस देख के हम बता सकते हैं कंपेयर करने पे क्या वैल्यू आई, ठीक है। अगला है जो मैं शिफ्ट और रोटेट वाली बात कर रहा था, शिफ्ट की भी अलग से कहानी है छोटी सी, वो देख लेते हैं कि शिफ्ट वाइल एग्जीक्यूशन ऑफ शिफ्ट ऑपरेशन डेटा बिट्स आर मूविंग टू लेफ्ट और राइट डायरेक्शन इन बिटवाइज सीक्वेंस विद डेटा लॉस। तो बिटवाइज सीक्वेंस में तो मूव होता है मगर डेटा लॉस भी होता है शिफ्ट ऑपरेशन में, तो ये थोड़ा बहुत आइडिया होगा, हमने बूट्स में करा था, देखो वो आगे बताऊंगा। शिफ्ट ऑपरेशन लॉजिकल और अर्थमेटिक, लॉजिकल में डेटा मूविंग इंक्लूडिंग एमएसबी, तो अगर लॉजिकल हो रहा है तो एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी जो है वो भी मूव होगी, यानी इसका भी डेटा लॉस हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है कौन सी शिफ्टिंग है। तो अर्थमेटिक में साइन यानी एमएसबी जो है वो सेम रहेगी, ये अर्थमेटिक है, तो दोनों ही लेफ्ट राइट तरह के होते हैं। एलएसएल एलएसआर शॉर्ट में बोलेंगे, एएसएल एएसआर, तो यहाँ पे एलएसएल की बात करें यानी लॉजिक शिफ्ट लेफ्ट, तो यहाँ पे क्या करा, एलएसबी एमएसबी सबको कहाँ जाना है, लेफ्ट शिफ्ट होना है, ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, जीरो पैड हो गया, उसके बाद एमएसबी लॉस्ट हो गई। यहाँ राइट में देखो एमएसबी आगे शिफ्ट हो गई, जीरो पैड हो गई तो एलएसबी लॉस्ट हो गई, तो ऐसा लॉजिक शिफ्ट राइट। एग्जांपल देख लो, जैसे एलएसएल का एग्जांपल देखते हैं, R0 यहाँ पे हैश 3 रखा, यानी 3 आइटरेशंस के बाद तो अज्यूम कर लेते हैं R2 F2H है, तो F लिखा हमने सारे 1 और H के 2 के लिए हमने 0 0 1 0 लिखा। अब 3 टाइम्स है तो किस फॉर्म में, एलएसएल लिखा है यानी लेफ्ट साइड, है ना, ये वाली साइड। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से इधर की बिट एमएसबी लॉस्ट होती है, तो 3 बार लॉस्ट हो गई, 3 लॉस्ट करके 3 जीरो ऐड कर दिए, तो फाइनली आंसर आ गया 90 हेक्साडेसिमल में, ठीक है। एएसएल होता है अर्थमेटिक में, शिफ्ट लेफ्ट में क्या होता है, यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट देखने लायक है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट वाइज थ्योरी वाइज देखें तो हमें क्या करना है कि सारी बिट को मूव करना है, जीरो ऐड करना है पीछे, और लॉस जो होगा एमएसबी नहीं होना चाहिए, है ना। ये मान लो n-1 है और n-2 है, लॉस टू से एक पहली वाली रजिस्टर ये हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि अर्थमेटिक शिफ्ट कहता है कि वो जो है साइन वाली बिट जो है सेम रहनी चाहिए, मगर यहाँ पे एक्चुअली में ऐसा हो नहीं पाता है, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन वाइज देखा जाए तो एएसएल और एलएसएल बराबर ही है, क्योंकि यहाँ पे भी लॉस हो रहा है हमारा एमएसबी का, तो इसलिए एएसएल इज नॉट यूज्ड, क्योंकि बात तो वही है, अगर एएसएल करना चाहोगे तो एलएसएल हो रहा होगा, तो अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट और लॉजिक शिफ्ट लेफ्ट जो है सेम ही बात है। तो राइट में ऐसा नहीं होता, जब हम अर्थमेटिक शिफ्ट राइट की बात करते हैं तो एमएसबी जो है वही रिपीट होती है, और ऐसा तो मैंने बताया भी हुआ है, यही हम बूट्स एल्गोरिथम में यूज करते हैं कि पैडेड विद एमएसबी, हम एमएसबी से ही पैड करते थे कि साइन मेंटेन रहे, तो यहाँ पे जब ये एलएसबी लॉस्ट होती है तो एमएसबी रिमेन सेम रहती है। एग्जांपल देख लो, F8 को डाला हेक्साडेसिमल में, तो F लिखने का यानी सारे 1 थे और 8 यानी 1000, तो यानी कहाँ जा रहे हैं, लॉस कर रहे हैं हमारी ये लास्ट वाली बिट्स, तो यहाँ की 3 लॉस करी और 1 को ही आगे बढ़ा दिया, तो यानी दोनों ही F आ गए, ठीक है, समझ में रोक के समझ सकते हो। अगला बढ़ते हैं रोटेट इंस्ट्रक्शन। तो रोटेट में क्या होता है कि बिट लॉस नहीं होती, घूम के पीछे से आ जाती है वहीं पे, है ना, यानी जो एलएसबी है वो एमएसबी में आ जाएगी, घूम के आती है, जैसे रोटेट नाम ही पता चल रहा है। तो वाइल एग्जीक्यूशन रोटेट इंस्ट्रक्शन डेटा बिट आर मूविंग टू लेफ्ट और राइट डायरेक्शन इन अ बिटवाइज सीक्वेंस विदाउट डेटा लॉस। तो रोटेट ऑपरेशन में विदाउट कैरी और विद कैरी है, तो लेफ्ट और राइट, इसमें एल आर ओ एल आर ओ आर आर सी एल आर सी आर, तो आर ओ एल यानी रोटेट लेफ्ट विदाउट कैरी, ओ जाएगा वो विदाउट के लिए और सी जाएगा वो विद के लिए, ऐसा समझ लेना। तो रोटेट लेफ्ट विदाउट कैरी, तो यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट में तो जा रहे हैं एलएसबी जो किसकी एमएसबी घूम के आ गई एलएसबी में, राइट में क्या है उल्टा, एमएसबी यहाँ पे शिफ्ट हुई राइट साइड मगर एलएसबी घूम के एमएसबी में आ गई। एग्जांपल देखोगे तो छोटा सा एग्जांपल है, अगर आर नॉट हमारा 3 बिट का है तो R02 R01 R00 इनको फर्स्ट आइटरेशन में हमने क्या करा, R कर रहे हैं यानी रोटेट राइट में रोटेट कर रहे हैं, तो R01 जो है पीछे आ गया, R0 इधर R2 इधर, फिर घूम के R02 पीछे आ गया, फाइनली वैसी पोजीशन आ गई जैसे पहले थी, 3 बिट के लिए 3 आइटरेशन में वैसी पोजीशन आ गई। RCL में क्या होता है, रोटेट लेफ्ट विद कैरी, जो एक अलग से एक्स्ट्रा स्पेस होता है जिसमें हमारा स्टोर रहता है कैरी का चक्कर, तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ से शिफ्ट होती है और एमएसबी जो है एक्स्ट्रा स्पेस में जाके चले जाती है कैरी के लिए। सेम गोज़ टू हियर, एलएसबी जो है एक्स्ट्रा स्पेस में जाती है और एक्स्ट्रा स्पेस घूम के एमएसबी आ जाती है, रोटेट राइट विद कैरी, ठीक है, ये था हमारा रोटेट वाइज। थर्ड आता है ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल।
इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल में एक होती है कंडीशनल टीओसी, एक होता है अनकंडीशनल टीओसी। अनकंडीशनल टीओसी में देखोगे तो यहाँ पे जंप 2000 जंप 2000 है ना, कंडीशनल जंप है, ये टारगेट एड्रेस है। अब 2000 पहले तो मेमोरी में था, सीपीयू पीसी यानी प्रोग्राम काउंटर में सीक्वेंस एड्रेस, ये क्या हो गया, फेच वाली साइकिल हो गई, मगर यहाँ पे जंप यानी अनकंडीशनल जंप पे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, ये जो हो जाएगा 2000 हो जाएगा, तो डायरेक्टली सीक्वेंस एड्रेस यहाँ से हटके 2000 हो जाएगा, ये एग्जीक्यूशन है। तो टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल में अनकंडीशनल टीओसी ऐसे यूज होती है। नोट कह रहा है कि ये इंस्ट्रक्शन यूज होती है इंप्लीमेंट करने में गो टू स्टेटमेंट एंड मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इन द हार्डवेयर। तो हॉल्ट अगर देखें तो यहाँ पे फेच साइकिल एग्जीक्यूशन साइकिल है। अब हॉल्ट में मशीन कोड इंस्ट्रक्शन जंप होता है, तो अगर हम L1 को जंप L1 करते हैं तो एग्जांपल देखेंगे तो हॉल्ट क्या करता है, उसी को बार बार एग्जीक्यूट करता रहता है, उसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को। फॉर एग्जांपल 1000 पे I1 है, I2 I3 पे हॉल्ट आ गया, I4 है, तो एग्जीक्यूशन सीक्वेंस किस तरह का होगा कि -T जो है 1000 है प्रोग्राम काउंटर, अब 1000 पे मेमोरी I1 है, सीपीयू I1 है, पीसी जो है 1001 है, अब I2 में प्रोग्राम काउंटर इंक्रीज हो जाता है, I3 में एक और इंक्रीज हो जाता है, मगर यहाँ पर्टिकुलरली पता चलता है कि जंप जो है वो कह रहे हैं 1002 पे जाओ। ठीक है, तो हम पर्टिकुलर क्या करेंगे, जंप स्टेटमेंट या हॉल्ट स्टेटमेंट देखेंगे कि जंप हॉल्ट कहने का मतलब है कि उसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे दोबारा जाओ। तो हॉल्ट कहना कुछ नहीं, मतलब यही करना है कि जंप करना है 1002 पे यानी उसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे, तो प्रोग्राम काउंटर हट के 1002 पे आ जाएगा, फिर से I3 क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा, प्रोग्राम काउंटर 103 पे आ जाएगा, हॉल्ट फिर से चलेगा तो प्रोग्राम काउंटर फिर से 102 हो जाएगा, यानी बार बार सेम स्टेटमेंट चलती रहेगी, यानी यूजर के लिए तो रुक रहा है। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे अगर सीक्वेंस देखोगे कि I1 I2 I3 पे गया, यानी ओनली वंस, यूजर ने तो ओनली वंस एंटर दबाया है ना इंस्ट्रक्शन को करने के लिए, तो ओनली वंस, मगर ये है इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा, तो हमें लगेगा कि प्रोग्राम रुका हुआ है, मगर सीपीयू स्टॉप्ड एट I3 नॉट फिजिकली बट लॉजिकली, तो ध्यान रखना फिजिकली तो वो चलता ही रहेगा जब तक रीसेट वगैरह ना दबाओ, ठीक है, तभी तो वैल्यूज सेट होंगी, तो इसी का ध्यान रखना। होती है अनकंडीशनल, ये कंडीशनल टीओसी ने ट्रांसफर कंट्रोल में क्या होता है, व्हाइल एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन एसोसिएटेड कंडीशन इज इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ प्रीवियस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के स्टेटस पे देखा जाता है, अगर कंडीशन जो है ट्रू है तो प्रोग्राम काउंटर टारगेट एड्रेस पे जाएगा, नहीं तो चेंज टू नो चेंज इन पीसी, ठीक है, वरना प्रोग्राम काउंटर जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। ये जैसे स्विच स्टेटमेंट है ना, इफ एल्स वाइल, ये सारी चीज़ें जो वो यहाँ पे थोड़ा देखने को मिलती है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक इंस्ट्रक्शन देखें जो कि काफ़ी फेमस है, JNZ यानी यहाँ पे जीरो स्टेटस है, यानी जंप नॉट जीरो, जंप नॉट जीरो, अभी समझ में आएगा तुम्हें हम कहाँ जा रहे हैं। JNZ 2000 में मेमोरी में सीपीयू में जाके प्रोग्राम काउंटर सीक्वेंस स्टेटस बढ़ेगा, और JNZ 2000 जो है कंडीशन टीओसी है, ये क्या कंडीशनल टीओसी, अभी तक अनकंडीशनल देखा आपने, तो 2000 जो टारगेट एड्रेस है, अगर कंडीशनल जो है नॉन जीरो है, ठीक है, NZ यानी जीरो फ्लैग स्टेटस, अगर ये ट्रू आ जाता है, ठीक है, देखो ऐसा है कि जंप करना है अगर नॉन जीरो है तो, सिंपल भाषा में बोले, जीरो नहीं है तो जंप करना है, ट्रू है तो क्या करेंगे, यानी जीरो नहीं था तो सीक्वेंस एड्रेस क्या हो जाएगा, हट के 2000 आ जाएगा, फॉल्स है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या कंडीशन है, एग्जीक्यूशन साइकिल हो गई, टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल हो गई। कोड से समझेंगे तो सब पानी पानी क्लियर हो जाएगा एकदम कि 1000 है, यहाँ पे I1 I2 I3 में क्या डिक्रीमेंट कर रहा है R0 को, तो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो कुछ फायदा होगा, पता चलेगा कंडीशन क्या लगी। तो R0 2 है तो मैं समझ में आ गया हो कि वो है, जो फॉर लूप चलाते हैं 2 तक या इफ कंडीशन देखते हैं वैसे कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फोर्स जो है JNZ 1001 है, यानी 1001 पे आ जाना है, अगर है या नहीं है तो कोड देखिए ज़्यादा क्लियर होता है कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन सीक्वेंस जो है इस तरह का है कि I1T जो है 1000 पे रखा है, प्रोग्राम काउंटर 1000 पे, मेमोरी I1, सीपीयू में प्रोग्राम काउंटर इंक्रीज हो जाता है, I2 पे भी इंक्रीज होता है, I3 पे भी इंक्रीज होता है, I2 पे I3 हो जाता है, तो यहाँ चेक करा कि R0 जो है वो 1 हो जाता है, क्योंकि 2 था पहले, मगर ये डिक्रीमेंट करने की वजह से 1 हो जाता है, तो 1 वैल्यू तो नॉन जीरो है, जीरो तो नहीं है ना, मगर I3 जो है जैसे रन होता है वो चेक करता है कि क्या जंप नॉट जीरो है, तो प्रोग्राम काउंटर तो 4 पहुंच गया, कि ये 3 पे 4 आ जाता है, एक ज़्यादा आ जाता है, तो यहाँ देखता है कि क्या ये नॉन जीरो है, हाँ जीरो तो नहीं है, सही बात है, इसका मतलब प्रोग्राम काउंटर को 1001 कर दो। ठीक है, फिर से वापस पीछे आ गए, तो I2 फिर से एग्जीक्यूट हुई, 1001 ना, 1001 पे I2 प्रोग्राम काउंटर 1002 पे आ गया, फिर 1003 पे आया, फिर से डिक्रीमेंट कर दिया R0 को जीरो, मतलब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इस बार तो जीरो आ गया, हमें चाहिए था नॉन जीरो, आ गया जीरो, यानी फॉल्स कंडीशन है, हमें प्रोग्राम काउंटर चेंज नहीं करना, वैसे ही जैसे चला चलते रहना है, फिर जाके I5 इंस्ट्रक्शन होगी, तो आउटपुट सीक्वेंस I1 I2 I3 I4 यानी ट्रू था, फिर से I2 I3 I4 फॉल्स हो गया, I5 ऐसे कर जाएगा। ठीक है, नोट देखने लायक ये है कि द इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट द कंडीशन सेलेक्ट स्टेटमेंट इफ स्विच या आइटरेटिव स्टेटमेंट फॉर डू वाइल। ठीक है, तो ये कंडीशन इसलिए यूज होती है इफ स्विच के लिए, कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर आइटरेटिव स्टेटमेंट के लिए। ये कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा और रह रहा है इंटरप्ट और सब प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे देख लो, सब प्रोग्राम जो है डेफिनेशन, सब प्रोग्राम्स होते हैं फंक्शन, जैसे ब्लॉक ऑफ फंक्शंस होते हैं जो यूज होते हैं बार बार रीयूजेबल। कैरेक्टर क्या है इसका, सिंगल एंट्री पॉइंट सिंगल एग्जिट पॉइंट, ठीक है, एक ही एंट्री एक एग्जिट होता है, कि मल्टीपल डोर्स नहीं होते। मेन प्रोग्राम विल बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ सब प्रोग्राम, ये तो जाहिर सी बात है। कंट्रोल विल बी ट्रांसफर टू मेन प्रोग्राम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सब प्रोग्राम, तो ट्रांसफर हो जाएगा मेन प्रोग्राम में कंट्रोल, एक बार सब प्रोग्राम हो जाए। तो इंप्लीमेंट कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल देखो, पेयर इंस्ट्रक्शन आर यूज, कॉल कॉल करना और रिटर्न करना, RET यानी रिटर्न, कॉल करने से एंट्री हो जाती है, और एंट्री होने के बाद प्रेजेंट इन द मेन प्रोग्राम, यानी कॉल जो है वो कॉल होता कहाँ पे होता है, मेन प्रोग्राम में है, ठीक है, वहीं से तो एंट्री पॉसिबल है। तो इन्वोक द पुश ऑपरेशन स्टैक में पुश जो होता है वो इन्वोक कर देता है, स्टोर द पीसी वैल्यू इनटू अ स्टैक, उसके बाद ट्रांसफर करता है कंट्रोल टू सब प्रोग्राम। तो एक बार जहाँ पे उसका प्रोग्राम काउंटर था उस वैल्यू को स्टोर कर देता है स्टैक में कि जिसे भूले ना, और रिटर्न में एग्जिट करने के लिए यूज होता है, प्रेजेंट होता है सब प्रोग्राम में, तभी तो हमें आइडिया मिलेगा कि हमें प्रोग्राम में कब जाना है। तो ये पॉप ऑपरेशन इन्वोक करता है और जो रिस्टोर करता है पीसी वैल्यू को जो कि पहले से स्टैक में थी, ठीक है, जिससे कि वो एड्रेस रिटर्न कर पाए। फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, कोड 100 ये 1000 है I1, I3 पे कॉल हो रहा है 2000 पे, यानी इसने क्या कर दिया, कॉल कर दिया, रिटर्न करना यहाँ पे भी ऑप्शन होगा तो रिटर्न करने का यहाँ पे ऑप्शन आ गया। एग्जीक्यूशन साइकिल देखिए तो -T 1000 से शुरू होता है, प्रोग्राम काउंटर 1000, मेमोरी I1, प्रोग्राम काउंटर 1001 हो गया, एक इंक्रीमेंट, दूसरा इंक्रीमेंट, तीसरे इंक्रीमेंट में कॉल आ गई, कॉल 2000 की थी, और पुश करना प्रोग्राम काउंटर को, तो यानी अब कॉल करने की वजह से हमारा स्टैक के अंदर 1003 हो गया, और प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हो गई 2000, चेंज हो गई तो जंप हो गई एक तरह से। तो 2000 में BI, यहाँ पे BI प्रोग्राम काउंटर 2001 सिमिलरली चलता रहेगा जब तक 2004 ना आ जाए, क्योंकि वहीं रिटर्न हो रहा है, और रिटर्न जैसे ही देखता है प्रोग्राम काउंटर 2005 से 1003 हो जाता है, क्योंकि अब पॉप हो चुका है। ठीक है, तो फाइनली इस तरह से अब 1003 वाला I4 इंस्ट्रक्शन चलती है, और BI जो थी, BI और I में अंतर यही है कि वो सब प्रोग्राम और प्रोग्राम को डिनोट कर रहे हैं, और कुछ अंतर नहीं है। एग्जीक्यूशन I1 I2 I3 और BI1 BI5 तक जाएगा, उसके बाद I4 से चालू हो जाएगा। ठीक है, TOC इंस्ट्रक्शन की बात करें तो TOC इंस्ट्रक्शन ये सारी होती है ट्रांसफर कंट्रोल करने के लिए, जंप, कॉल, JNZ JZ, कॉल NZ, कॉल Z, इनमें खास बात है यहाँ देखो एड्रेस भी दे रखा है, तो डायरेक्ट TOC इंस्ट्रक्शन है ये, यहाँ पे एड्रेस नहीं दे रखा, RET NZ RET Z में, ये क्या इनडायरेक्ट TOC,
तो यहाँ इफेक्टिव एड्रेस इज इन द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस मेमोरी में स्टोर होता है क्योंकि ये सब पॉप के लिए यूज होती है। तो ओनली द पीसी वैल्यू चेंज करने के काम आती है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें तुम्हारा वैल्यू जो जाएगा डेटा की चेंज होगी। लास्ट ज़्यादा टाइम लूँगा, छोटा सा है, हार्डली 3 पेज का। हार्डली 3 पेज का फटाफट कर लेंगे। ये आखिरी टॉपिक है, माना थोड़ा आज लंबा हो गया क्लास, देखिए क्योंकि हमें बहुत कुछ कवर करना है। ये 7th क्लास की हमारी और हम थोड़ा सा पीछे चल रहे थे। इंटरप्ट साइकिल, इंटरप्ट इज सिग्नल जनरेटेड बाय हार्डवेयर कंपोनेंट। ठीक है, अभी सॉफ्टवेयर में भी होता है, बताएंगे। जनरली हार्डवेयर देखते हैं। सीपीयू विल रिस्पॉन्ड टू इंटरप्ट ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। यानी फर्स्ट साइकिल चल रही है, एग्जीक्यूशन हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया ना, अब इंटरप्ट देखेगा क्या इंटरप्ट है, हाँ है तो सर्विस करोगे, इंटरप्ट तो नहीं है तो चलो वापस काम पे, है ना, ऐसा कुछ। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन फेच हुआ, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फेच, प्रोसेस डेटा, राइट बैक, ये सब इंस्ट्रक्शन साइकिल में चलता है। मतलब इंटरप्ट साइकिल की अलग कहानी है। इंटरप्ट मीन 0 1 होती है, 0 यानी वही है, नो इंटरप्ट तो गो टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच फ्रॉम द यूजर। ठीक है, नो पे यहाँ पे ये नहीं सर्विस करो इंटरप्ट को। इंटरप्ट एंड होते हैं इससे, यहाँ से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि IRET, RETI, RFE। ऑब्जेक्टिव क्या इंटरप्ट साइकिल का देख लो। ऑब्जेक्टिव इंटरप्ट साइकिल इज टू इनिशियलाइज द इंटरप्ट सब प्रोग्राम, यानी इंटरप्ट सब प्रोग्राम इनिशियलाइजेशन जो है ऑब्जेक्टिव है, वेयर पीसी वैल्यू स्टोर्ड इनटू स्टैक एंड वेक्टर एड्रेस लोड टू पीसी। ठीक है, रिटर्न एड्रेस और स्टैक में समझ में आ जाएगा तुम्हें, धीरे धीरे अगर तुम आगे बढ़ोगे समझ में आने लगेगा। टाइप ऑफ इंटरप्ट देख लेते हैं। हार्डवेयर इंटरप्ट, अब देखो, सिग्नल जनरेटेड बाय हार्डवेयर कंपोनेंट, हार्डवेयर इंटरप्ट है। हार्डवेयर कंपोनेंट कनेक्टेड टू सीपीयू बाय एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरफेस। हार्डवेयर इंटरप्ट कैन बी एक्सटर्नल इंटरनल इंटरप्ट। ठीक है, और एक्सटर्नल इंटरप्ट, हार्डवेयर किस तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल इंटरप्ट। अब दोनों के बारे में देख लेते हैं। एक्सटर्नल इंटरप्ट इज अ सिग्नल which is generated by external hardware, जैसे पावर सप्लाई, बेसिक IO डिवाइस लाइक कीबोर्ड माउस वगैरह, ये क्या एक्सटर्नल इंटरप्ट। इंटरनल इंटरप्ट क्या होता है, एक सिग्नल जनरेटेड बाय इंटरनल हार्डवेयर, जैसे मदरबोर्ड में एम्बेड होते हैं, जैसे टेम्परेरी सेंसर्स, टाइम क्रिटिकल सेंसर्स, इनवैलिड आउटपुट डिवाइड बाय जीरो, स्टैक ओवरफ्लो वगैरह वगैरह। हार्डवेयर पिंस में क्या होता है, इन द सीपीयू डिजाइन हार्डवेयर पिंस आर रिजर्व टू होल्ड द इंटरप्ट, है ना। तो हार्डवेयर पिन जैसे 8085 में माइक्रो प्रोसेसर RST 4.5 7.5 6.5 5.5 INTR ये लो होता है, ये हाई होता है, प्रायोरिटी वाइज देखा जाए। 8086 में लो पे INTR होता है और NMI जो होता है हाई प्रायोरिटी का होता है। ठीक है, और इनकी फुल फॉर्म वगैरह तुम चिंता मत करो, ना मेरे को पता है ना तुम्हें पता करने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन में दे दी जाएगी। स्टिल अगर है मन तो सर्च कर लो, ज़्यादा टाइम लगता है। हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर पे आते हैं। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है, इट इज अ इंस्ट्रक्शन यूज टू एग्जीक्यूट द प्रीडिफाइंड IO फंक्शन इन द प्रोसेस एरिया, जैसे सिस्टम एरिया हो गया। ठीक है, मास्केबल इंटरप्ट होते हैं, लो प्रायोरिटी के होते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट, सो सीपीयू में नॉट बी सर्विस दिस इंटरप्ट व्हेन इट अकर। ठीक है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्या होते हैं, हाई प्रायोरिटी के हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं, सीपीयू कंपल्सरी सर्विस इंटरप्ट व्हेन इट अकर, तो कंपल्सरी सर्विस करेगा। मास्केबल यानी मास्क करा जा सकता है, ऐसा लगता है कि कोई सामने वाला कोई बोल रहा है तो उसको मास्क से पकड़ के उसको चुप करवा दो, अनमास्केबल यानी बड़ा आदमी है भाई, ऐसा कुछ। वेक्टर इंटरप्ट क्या होता है, दिस इंटरप्ट कंटेन वेक्टर इन्फॉर्मेशन, इंटरप्ट वेक्टर यूज टू स्पेसिफाई द वेक्टर एड्रेस, जैसे RST 4.5 क्या है, इंटरप्ट वेक्टर है। नॉन वेक्टर इंटरप्ट क्या होता है, दिस इंटरप्ट डज नॉट कंटेन वेक्टर इन्फॉर्मेशन या इंटरप्ट वेक्टर, सो सीपीयू सेंड द एक्नॉलेजमेंट और वेट करता है जब तक हम इंटरप्ट सोर्स सप्लाई टू द वेक्टर एड्रेस, जैसे INTR। ठीक है, जब तक वेक्टर इंटरप्ट नहीं दोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वेट करता है। लेवल ट्रिगर इंटरप्ट क्या होता है, दिस इंटरप्ट इज ऑपरेटेड बेस्ड ऑन द हाई या लो लेवल, हाई एंड लो लेवल ट्रांजैक्शंस ऑफ क्लॉक सिग्नल, ये हाई और लो की बात हो रही है। एज ट्रिगर यानी ये ऊपर नीचे वाली, तो ऑपरेटेड बेस्ड ऑन द राइजिंग एज एंड फॉलिंग एज ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ क्लॉक सिग्नल। ठीक है, तो मोटा मोटा बात समझ में आई। इंटरप्ट स्ट्रक्चर होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर में मास्केबल, नॉन मास्केबल, वेक्टर, नॉन वेक्टर, लेवल ट्रिगर, एज ट्रिगर होता है। सॉफ्टवेयर में वेक्टर इंटरप्ट होते हैं। आज की क्लास खत्म। गेट्स स्टडी, बाय।